इकोविजन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज क्लासिकल अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी में हम पढ़ेंगे कैम्ब्रिज का। पहला हम बता दें फिशर का था अप्रोच, दूसरा है कैम्ब्रिज का अप्रोच। तो कैम्ब्रिज का अप्रोच क्या है, कह रहा है कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। मतलब कैम्ब्रिज अप्रोच में क्या है, मुद्रा की मांग का कैम्ब्रिज कैश बैलेंस सिद्धांत। तो कैम्ब्रिज का जो कैश बैलेंस थियरी है वो मार्शल और पीकू के द्वारा दिया गया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थियरी में मार्शल और पीकू के अनुसार जो मुद्रा की मांग होती है वो क्यों की जाती है। इसमें बताया गया है कि मुद्रा की मांग उसमें उपस्थित संचित मूल्य या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू गुड के कारण की जाती है। तो मार्शल और पीकू का ये कहना है कि जो मुद्रा की मांग होती है वो क्यों की जाती है, क्योंकि मुद्रा में उसमें मूल्य संचय का गुण होता है, उसी के कारण क्या होती है, हम मुद्रा की मांग करते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू का गुण होता है। आगे क्या कह रहा है कि नौ की फिशर के लेन देन दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की मांग विनिमय के माध्यम के रूप पर जोर दिया। जो मार्शल और पीकू हैं तो इन्होंने क्या किया, पहले जो फिशर बताए थे कि लेन देन दृष्टिकोण में मुद्रा की जो मांग होती है वो विनिमय के माध्यम के लिए की जाती है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि संचय मूल्य के कारण की जाती है। इन्होंने विनिमय के माध्यम पे जोर नहीं दिया है। फिर क्या कह रहा है कि मार्शल और पीकू अपने विश्लेषण में उन कारकों पर जोर दिया है जो नगद शेष रखने के लिए व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि मार्शल और पीकू अपने विश्लेषण में उन कारकों पर जोर दिया है जो क्या कहते हैं, नगद शेष रखने के लिए, किसी व्यक्ति को नगद शेष रखने के लिए व्यक्ति की मांग को निर्धारित करते हैं। मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब अपने पास स्टोर ऑफ मनी जो मुद्रा है उसको एकत्र करके रखने के लिए। फिर कह रहा है कि कैम्ब्रिज स्कूल के अनुसार जो नगद शेष या फिर स्टोर ऑफ मनी की एक औसत लागत होती है जो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो हाँ, अगर मान लो कोई व्यक्ति है अपने पास क्या कर रहा है, मनी को स्टोर करके रख रहा है, तो उसकी एक औसत लागत होती है, उसकी भी एक क्या है, लागत है। जैसे मान लीजिए कुछ वस्तु हम बना रहे हैं तो उसकी क्या है, एक लागत होती है। वैसे ही अगर मनी हम रखते हैं तो उसकी भी क्या होती है, एक लागत लगती है। वो कौन कौन सी किन किन कारकों पर डिपेंड करेगी, ब्याज की दर। क्योंकि अगर हम मान लो मनी एकत्र करके रखते हैं तो क्या हमको ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ें हैं कि अगर हम अपने पास एकत्र करके पैसा रखते हैं तो क्या होगा, उसकी एक लागत होती है। वो क्या होती है, निम्न बातों पर निर्भर करती है। किस किस पे, ब्याज की दर पे, पूंजी की प्रतिफल और स्फीति की अपेक्षित दर। वो क्या है, इन तीनों पे निर्भर करती है। जो औसत लागत है मनी को एकत्र करके रखने की, नगद शेष कैश के रूप में रखने के लिए, उसकी जो औसत लागत है वो क्या होती है, इन्हीं तीन बातों पर निर्भर करती है। अब देखिए, अब मुद्रा की मांग के लिए जो मार्शल का समीकरण क्या है, MD इक्वल टू PKY। MD क्या है, डिमांड फॉर मनी, P क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स, Y क्या है, रियल इनकम, और K क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपुल वांट्स टू होल्ड एज कैश बैलेंस। मतलब जो K है क्या है, जो लोग हैं क्या करते हैं, वो कैश को क्या करते हैं, अपने रूप कैश को अपने पास क्या रखना चाहते हैं। मतलब अपनी इनकम का कितना परसेंट वो क्या करते हैं, कैश के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। वही क्या हमारा की है। और अगर हम P और Y कहें तो वो क्या है, नॉमिनल इनकम। अब देखिए, जो MD इक्वल टू PKY है ये मनी टर्म में है। अगर पूछे मनी टर्म में तो फार्मूला क्या है, तो MD इक्वल टू PKY। लेकिन अगर ये रियल टर्म में पूछे तो MD इक्वल टू KY। P क्या हो जाए, इसमें हट जाएगा। अगर मनी टर्म में पूछेगा तो PKY, लेकिन अगर रियल टर्म में पूछेगा तो MD इक्वल टू KY। जहाँ K क्या है, वही कि अपने मतलब इनकम का कितना परसेंट क्या कर रहा हो, अपने पास कैश के रूप में रखना चाहता है। और Y क्या है, रियल इनकम। तो ये क्या है, मनी के रूप में है, और ये रियल टर्म में है, और ये मनी टर्म में है। ये दो इस इक्वेशन क्या किया है, मार्शल के दिए गए हैं।
मार्शल और पीयू ने मिल के दिया है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए हम क्या पढ़े हैं कि ये क्या है, मनी टर्म में, यही ना था, MD=PKY, ये क्या था, इन मनी टर्म में। तो इसका जो ग्राफ के रूप में बनाएंगे तो जो एक्स अक्ष पे क्या लिखेंगे, नॉमिनल इनकम PY, और जो वाई अक्ष पे है क्या है, डिमांड फॉर मनी MD। अब देखिए तो इसमें क्या है, जो डिमांड है वो ऐसे बना है, क्यों, क्योंकि जो के क्या हमारा है, ये है कि क्या था हमारा कि इनकम का कितना परसेंट वो क्या होता है, कैश के रूप में होल्ड करके या नगद के रूप में, कैश के रूप में क्या रखना चाहता है। तो ये क्या है, MD=PKY इन मनी टर्म में, इन मनी टर्म में है, मनी टर्म में है, यही क्या है उसका ग्राफ है। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि जो मार्शल और पीयू ने मिल के दिया है, तो इसमें मार्शल क्या कहते हैं कि जो कैश बैलेंस है, नगद शेष है, वो कई बातों पे क्या करता है, निर्भर करता है। जो नगद हम रख रहे हैं वो क्या करता है, कई बातों पे निर्भर करता है। तो पहला क्या है, नगद शेष की सीमांत उपयोगिता। दूसरा कह रहा है कि अर्निंग एसेट से प्रतिफल की दर। तीसरा कह रहा है स्फीति की प्रत्याशितता। और फोर्थ नंबर कह रहा है बैंक क्रेडिट उपकरण। तो पहला इसमें क्या है, नगद शेष की सीमांत उपयोगिता। जो कैश हम लोग रख रहे हैं, तो जो नगद रख रहे हैं उसकी सीमांत उपयोगिता, जो अंतिम उपयोगिता वो कितनी है, उस पर भी निर्भर करता है। फिर कह रहा है दूसरा, अर्निंग एसेट से प्रतिफल की दर। कह रहा है अर्निंग एसेट मतलब जो भी हमारे पास अर्न करने के साधन एक तरह से मान लीजिए हैं, उसकी प्रतिफल कितनी की दर कितनी है, उस पे भी निर्भर करता है। फिर कह रहा है स्फीति की प्रत्याशितता, स्फीति दर कितनी है, उस वो एक मान लीजिए आगे स्फीति दर कितनी हो सकती, मतलब कैश के रूप में हम रखेंगे तो आगे स्फीति दर बढ़ सकती है, घट सकती है, क्या उस पर भी निर्भर करेगी। और बैंक क्रेडिट उपकरण, बैंक क्रेडिट उपकरण मतलब है क्या है, जैसे ही मान लीजिए हम कैश रखेंगे अपने पास में, या फिर मतलब बैंक में अगर जमा करेंगे तो लेन देन का कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग सकता है, तो वो सब चीज़ें भी इस पर जो बैंक क्रेडिट का उपकरण है उस पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा।